अ, तो वीवर्स, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि रिलेटेड है मेटावर्स से। और आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा कि फेसबुक ने अपना नाम जो चेंज करके मेटा के पे रखा है। और इसके अलावा और भी जो मेटावर्स प्रोवाइडर हैं, जैसे कि सैंडबॉक्स हैं, और उनके अपने कह लें कि ट्रेडिंग सिस्टम है, वो बेसिकली रियल स्टेट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द NFT। तो इस सब के बारे में जानेंगे सर से। तो सर, पहले आप ये बताइए कि मतलब इंट्रोडक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया है। आपने अगर गेम तो खेले होंगे, तो गेम के अंदर जैसे आप बिल्कुल ही एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा होता है, वही सारा सिनारियो क्रिएट किया जा रहा होता है। तो उसको अगर और ज़्यादा आप रियलिटी से जोड़ दें डिफरेंट सेंसर्स की मदद से और वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेटावर्स कहलाएगी। तो मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल जो है ना दुनिया कहलाएगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या सोचा और इसके बारे में क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में ये कैसे काम करेगी। तो बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरी वालदा मुझसे कहती हैं कि आप बाज़ार से जाके हरे धनिया की गड्डी ले आएँ। तो मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाऊँगा और वहाँ पे एक सेक्शन है सब्जियों का, तो वहाँ पे जाके एक हरे धनिया की गड्डी को उठाऊँगा और चेक करूँगा कि वो तरोताज़ा है कि नहीं है और उसमें खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर मैं उसको ख़रीद लूँगा। अब अगर यही डिपार्टमेंटल स्टोर अपनी वेबसाइट बना ले और कंज्यूमर्स जो हैं वो वेबसाइट पे जाके इस हरे धनिया की गड्डी को ऑर्डर करें, तो उनको वो रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो कि फिजिकली जाके हरे धनिया की गड्डी को लेते हुए उनको होता, क्योंकि वो जो है ना उसकी खुशबू को सूंघ सकते हैं, ना फिजिकली उसको सेंस करके देख सकते हैं। तो वेबसाइट पे जब आप हरे धनिया की गड्डी को सर्च करेंगे, उसकी तस्वीर देखेंगे और ऑर्डर कर देंगे। अब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये और ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहता है जो है कंज्यूमर को। तो उसके लिए वो एक जो है ना 3D पिक्चर रख देगा या 3D वीडियो रख देगा। तो हम कोई भी यूज़र कंज्यूमर जाके उसको चेक कर सकता है और जाके जो है ना कोई भी अप्रोप्रिएट हरे धनिया की गड्डी को क्लिक करके उसको बाय कर सकता है। मगर अभी भी वो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस उसको नहीं मिलेगा जो कि एक फ़िज़िकल जाके आपको लेने में होता है। तो उसके लिए वो और क्या करेंगे कि वो रियल लाइव वीडियो रख दें, यानी हरे धनिया की गड्डियाँ जहाँ पे मौजूद हों उसके ऊपर एक लाइव एक कैमरा हो और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो, आप जाके चेक कर सकें, लाइव देख सकें। मगर उसमें इशू ये होगा कि आपको खुशबू तो महसूस नहीं होगी, खुशबू तो आप नहीं सूंघ सकेंगे हरे धनिया की। तो उसके लिए कुछ अर्से पहले मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं जिसके ज़रिए से आप खुशबू को भी महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आपके पास जैसे एरोमा IoT है या और बहुत सारी डिवाइसेज हैं IoT, तो आपके कंप्यूटर के साथ वो लिंक होंगी और उसके अंदर बहुत सारी खुशबुओं का मजमुआ होगा, डिफरेंट कोड्स होंगे। और जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने हरे धनिया की गड्डी के साथ एक जो पर्टिकुलर खुशबू हरे धनिया से निकलती होगी उसका एक कोड वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कोड आपके कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका कंप्यूटर के साथ जो डिफरेंट खुशबुएँ लगी होंगी उनमें से वो पर्टिकुलर खुशबू महकने शुरू हो जाएगी। तो आपको घर बैठे वो खुशबू का एहसास महसूस होगा और इसके लिए जो है ना वो सेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक तो टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। अब इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप मिसाल के तौर पे यानी आप अपना एक अवतार बना लें, आप अपना एक डिजिटल करैक्टर बना लें और एक वर्चुअल दुनिया हो जिसमें वही दुकान वर्चुअली नज़र आती हो, सड़कें हों, इमारतें हों, रोडें हों, लोग चल रहे हों, मगर वो सारे डिजिटल हों। तो आपका अवतार उस दुकान में जाएगा और वहाँ पे वो हरे धनिया की गड्डी को उठाएगा, उसको देखेगा, सूंघेगा और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हेडफोन लगे होंगे और इक्विपमेंट लगे होंगे और आपको वही रियल एक्सपीरियंस फिजिकली महसूस हो रहा होगा। तो ये बेसिकली विजन है कंप्यूटर साइंटिस्ट का मेटावर्स से मुताल्लिक कि जो हमारी जो वर्चुअल दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उसको फिजिकल दुनिया के साथ लिंक किया जाए। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने खुद ही बताया कि आप रोबोटिक्स पे काम करते हैं, आपने PhD भी उसी पे की है। तो अगर हम रिमोट सर्जरी करते हैं तो रिमोट सर्जरी में हम देखें, हम ये तो कह सकते हैं कि रोबोट को कि यार लेफ़्ट मूव हो, राइट मूव हो, मगर जब हम प्रेशर डालते हैं किसी चीज़ पे तो हम प्रेशर का भी कोड पास कर देते हैं, रोबोट प्रेशर पास कर देगा। मगर जो रिएक्शन आएगा तो वो रोबोटिक आर्म महसूस करेगा, मैं जो ऑपरेटर हूँ रिमोटली वो महसूस नहीं करूँगा। तो उसके लिए भी तरक्की हुई और हमने जो है ना वो सेंस यहाँ पे हमें वो महसूस होगा, जब वहाँ पे जितना प्रेशर डालेंगे तो वो हमें एज अ रिमोट ऑपरेटर के तौर पे महसूस होगा। और अब उससे क्या होगा कि आपकी जो रिमोट सर्जरी है
वो फर्दर इम्प्रूव होगी। तो ये बेसिकली विजन है। अब इस विजन को लेके जो है मेटावर्स के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, डिजिटल वर्ल्ड बना दिया गया, यानी इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए जिन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को ले लेते हैं और उसकी डिजिटल जो है ना मैपिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने डिजिटल मैपिंग कर ली और हर कंपोनेंट की, हर इलाके की एक NFTs बना ली, और उस तरीके से उन्होंने रजिस्टर कर दिया। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें, तो एक कंपनी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई और पूरी दुनिया का मैप बनाया और एक डिजिटल वर्ल्ड बना दिया, और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस का एक डिजिटल अर्थ का एक एरिया हो गया। अब उसको वो बेचना शुरू हो गए। तो अब अगर वो एक कंपनी है, मैं जाऊंगा और उसको खरीदूंगा और दूसरे लोगों को बेचना शुरू कर दूंगा, इससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और यही जो लैंड, डिजिटल लैंड है, ये फिर गेमिंग के अंदर एसेट के तौर पे यूज़ होगा। इसी तरीके से एक और दूसरी कंपनी आई किसी दूसरे मुल्क में, उसने भी पूरी दुनिया का एक डिजिटल मैप बनाया और वही लम्स की जो डिजिटल जो ज़मीन है उसका डिजिटल वर्जन है, वो उसने बेचना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली पैरेलल कई लोगों ने अपने अपने मैप्स बना लिए हैं डिजिटल और उसको ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, मगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस लीगल टर्म्स में नहीं है। देखें, अगर मैं वो डिजिटल ज़मीन ख़रीद लूँ लम्स की और जाके कहूँ लम्स के VC को या प्रोवोस्ट को कि जी अब ये लम्स आप खाली कर दें, अब मैं यहाँ का VC हूँ, तो वो कहेगा यार आप क्या बातें कर रहे हो, ये डिजिटल ज़मीन खरीदने का मतलब ये थोड़ी है। तो मसला ये है कि जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, उसको फिजिकल चीज़ों के साथ भी तो लिंक होना पड़ेगा ना। जब वो लिंक होंगे और कानूनी तौर पे उसको कानून तस्लीम करेगा, लैंड ऑफ द लॉ के मुताबिक वो होंगे, तो फिर वो चीज़ आगे बढ़ सकेगी। तो अभी तो क्या हो रहा है कि पैरेलल आप पता नहीं कौन कौन से नए नए बिजनेस मॉडल लेके आ गए हैं और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, जो कि ममालिक के अंदर ना लीगली एक्सेप्ट होते हैं और ना शरई तौर पे उनकी कोई हैसियत है। ठीक है, अब अगर मैं यही लम्स का जो ज़मीन है उसको ख़रीदो फरोख्त करना शुरू कर दूं, तो मुफ्तियान इकराम कहते हैं कि भाई ये कैसे कर सकते हो, पीछे तो हुकूमत पाकिस्तान उसको तस्लीम ही नहीं करती। अगर तो असल लैंड हो तो फिर तो कोई बात भी की जाए। तो अब इस वजह से जो है ना मुफ्तियान इकराम इससे मना करते हैं कि आप खाली डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को के साथ ना खेलो। अगर उसके पीछे, जैसे हमने रोबोटिक्स की बात की या हमने ये जो यूज़र को एक्सपीरियंस देना है हरे धनिये की मिसाल के अंदर, तो ये तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है, इससे तो इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। मगर अगर हम खाली हर कोई उठ के अपनी डिजिटल लैंड बना ले या हर कोई अपने डिजिटल एसेट बना ले और उनकी खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दे, तो जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है वो एक हाइप पे खड़ी है, उसकी कोई बेसिस नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। हम एज अ साइंटिस्ट हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन है जो कि अगर हम ये दो मिसालें मुफ्तियान इकराम को बताएं तो फिर वो हमें बताएंगे कि यार टेक्नोलॉजी बुरी थोड़ी है। कौन टेक्नोलॉजी से मना करता है? उससे आप रिमोट ऑपरेशन कर सकते हैं, उससे यूजर्स को एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि फैला दी गई है। क्योंकि जो डिजिटल लैंड बनाने वाले हैं ना, या डिजिटल लैंड, डिजिटल एसेट्स बनाने वाले हैं, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये इनकी लॉबीज हैं और ये इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। और जो फेसबुक या दूसरे लोगों का जो विजन है वो तो साइंटिस्टों का विजन है, साइंटिस्ट का विजन है कि किस तरीके से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया जाए। ओके, आई गॉट इट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि NFT की टर्म यूज़ की थी उस्मान ने, तो NFT बेसिकली क्या है और ये बिटकॉइन से किस तरह से डिफर करता है, बिटकॉइन से, इथेरियम से? जी, NFT बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन की। तो इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। हमारे पास एसेट्स होते हैं, जैसे ज़मीन है, हमारे पास जानवर हैं, हमारे पास सोना है, चांदी है, फिजिकल जो एसेट्स होते हैं। तो पुराने ज़माने में जब हमारे पास ये एसेट्स होते थे तो हमारे पास पटवारी का निज़ाम होता था। ठीक है, वो अभी भी कुछ जगह पे होता है और वो रजिस्टर के अंदर ज़मीनों की मुंतकली लिखते हैं, या किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो बच्चों में विरासत तकसीम करनी है तो घर कैसे तकसीम होगा, घर किसका नाम है, ये सारा काम हम रजिस्टर में करते थे, लिखते थे। एसेट्स को, यानी एसेट्स होते हैं, एसेट्स को हम रजिस्टर में स्टोर करते थे, सेव करते थे। फिर जैसे कंप्यूटर आया तो हमने वो चीज़ें कंप्यूटर पे स्टोर करना शुरू कर दी। हमने उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट करना शुरू कर दी कि भाई ये ज़मीन किसकी मलकियत है, और अगर ट्रांसफ़र करना है तो ये सारा रिकॉर्ड हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टोर करना शुरू कर दिया। फिर इसमें थोड़ी तरक्की हुई तो हमारे पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आए जिनको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर नादरा है, तो नादरा के पास पाकिस्तान के 15-20 करोड़ आवाम का रिकॉर्ड है, और आप जब नादरा ऑफिस में जाते हैं तो वो एक एंट्री करते हैं, खट से वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अब ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस है और ये आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें आप सारी डाटा को स्टोर करते हैं।
तो जो ब्लॉकचेन है बेसिकली, ब्लॉकचेन भी एक डेटाबेस है, मगर जो ये जो नादरा के पास जो डेटाबेस है, या जो हम ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है। यानी नादरा के हेडक्वार्टर में एक सर्वर है, आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो सर्वर उसको वैलिडेट करेगा और अपडेट कर देगा। अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें तो ये ब्लॉकचेन बन जाएगा। तो ये तो ब्लॉकचेन हो गई, डेटाबेस। अब NFT क्या है कि ये जो एसेट्स हैं, ये सारे फिजिकल एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स हमारे पास डिजिटल एसेट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर है, एक मुसव्विर ने एक तस्वीर बनाई डिजिटली, अब वो उसको बेचना चाहता है तो वो अपनी वेबसाइट पे रख सकता है, कोई ख़रीद लेगा, मगर वो उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड करेगा, हज़ारों कॉपियाँ बना के उसको आगे बेच सकता है। तो अब मैं अपनी डिजिटल जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसका एक NFT बनाऊँगा। यानी वो एक यूनिक मेरा डिजिटल आर्ट होगा। यानी मैंने एक तस्वीर बनाई है, एक लोगो बनाया है, वो एक यूनिक होगा, उसका मैं एक NFT बना दूंगा, यानी उसको रजिस्टर कर दूंगा, और वो रजिस्ट्रेशन ये शो करेगी कि यार ये डिजिटल एसेट मेरी ही मलकियत है। अब हो ये रहा है, ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड है। अब हो ये रहा है कि आपकी इथीरियम पे बहुत सारे NFTs बन रहे हैं। इथीरियम के अलावा और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जिसपे NFTs रजिस्टर हो रहे हैं। तो अब इन NFTs की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये कोई गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो कि रजिस्टर कर रही हैं। अब अगर आप लम्स की ही मिसाल ले लें तो उसमें आपने उसके डिजिटल लैंड का एक रजिस्ट्रेशन कर दी इथीरियम पे, एक किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे कर दी। तो अब मिसाल के तौर पर इथीरियम पे उसका NFT बन गया और आपने कहा कि मैंने उसका डिजिटल लैंड बनाया है। तो एक इशू ये है लीगली कि वो डिजिटल एसेट फिजिकल एसेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक चीज़ तो ये है कि कोई भी डिजिटल एसेट अगर खाली डिजिटल एसेट नहीं है और फिजिकल एसेट की रिप्रेजेंटेशन है तो फिर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर वो खाली डिजिटल एसेट है तो फिर उसको कोई एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि उसको माने भी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर आप इथीरियम पे एक NFT बना लेते हैं तो पाकिस्तान का कानून तो उसको नहीं मानेगा, वो कहेगा यार इथीरियम क्या, और बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है। तो ये बेसिकली ये इश्यूज हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी देख रही है NFT से मुताल्लिक। ओके, हाँ मतलब ये वाकई सही है कि लाइक NFT लोगों ने वो तो काफ़ी ट्रेंड कर गया। वही बात इन्फ्लुएंसर वाली कि यार मैंने ये NFT इतने मिलियन का लिया और अब इसकी वर्थ जो है वो 1 मिलियन से बढ़ के 4-5 बिलियन हो गई। और सर एक और चीज़ मैंने देखी, नोट किया कि जो मेटावर्स है, इसके अलावा जो सैंडबॉक्स वगैरह, इसमें जो रियल स्टेट सेल होती हैं, जो बड़े बड़े यार्ड सेल होते हैं, वो बेसिकली वो NFT बेसिकली सेल हो रही होती है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जैसे नाइकी, एडिडास है, उन्होंने भी अपने रियल स्टेट की और अपने पूरे कह लें कि शॉप्स वगैरह बनानी शुरू कर दी हैं। मतलब कि लाइक वो कह रहे हैं कि यार वर्चुअल भी हम जो है टेक ओवर करें या जो भी है। तो आप बताएं कि लाइक इसका क्या फ्यूचर है लाइक सैंडबॉक्स के हवाले से या मेटावर्स के हवाले से? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया आपको, ये हरे धनी वाली मिसाल दी कि वो जो है ना डिपार्टमेंटल स्टोर अपनी वर्चुअल यानी मेटावर्स पे अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है ताकि वो चीज़ें बेच सके। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो अपने जो है ना शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो बना रही हैं। और उसमें जो मेन इशू है वो ये होगा कि जो अगर चीज़ें बना रही हैं तो क्या वो फिज़िकल चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे जैसे यही कोई कपड़ों का एक डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाता है मेटावर्स के ऊपर, तो क्या वो असल कपड़े, वहाँ पे जो कपड़े नज़र आ रहे हैं, क्या वो असल मैं उस पर क्लिक करूँगा तो क्या और ख़रीदूँगा तो क्या मुझे मेरे घर पे असल कपड़े पहुँचाए जाएंगे कि नहीं पहुँचाए जाएंगे? ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर असल कपड़े नहीं है, सिर्फ डिजिटल एसेट्स हैं, यानी डिजिटल कपड़े हैं और मैं गेमिंग में यूज़ करूँगा, तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस होगी? तो हमें दो चीज़ों को अलग अलग करना है, क्योंकि जो शरीयत है वो तो ये कहती है कि खाली डिजिटल एसेट की कोई इस तरह से वो नहीं होगी जब तक कि उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना हो और फिजिकल भी ना हो वो चीज़, ठीक है। और अगर खाली हम मिसाल के तौर पे डिजिटल क्लोथ्स हो गए, गन्स हो गई, इनको खरीदना बेचना शुरू कर दें तो ये तो जो है ना एक अजीब ही दुनिया हो जाएगी। पर ऐसा हो भी रहा है, there are so many applications, बिल्कुल हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगी, but there are so many है जिसमें आप अपने अवतार्स बनाते हो, फिर उसकी आप ड्रेसिंग खरीदते हो, फिर वो उसमें भी आप अच्छे से अच्छा लगने की कोशिश करते हो। तो somehow वो हम अपने आप को, आई थिंक वो फिर कहीं और चली जाएगी बात के शायद साइकोलॉजिकली वी वांट टू काइंड ऑफ हम अपने आप को शायद थोड़ा सा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनकरेज करना चाहते हैं, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं। तो खैर
तो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बट आप इसके बारे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो जो ये पढ़ रहे हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिहाज से व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस होल मेटावर्स थिंग एंड एनएफटीज एंड एवरीथिंग, तो आपके इस पे फाइनल रिमार्क्स क्या होंगे? आर यू अगेंस्ट इट और आर यू लाइक प्रो? जी देखें, ये हो भी बीइंग अ सकता है, नहीं भी हो साइंटिस्ट, सकता है, वैसे तो आप हाँ जी। बीइंग अ साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैं तो ये कहूँगा कि जो ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, आप उसको सीखें। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, मिसाल के तौर पे अगर आप उसको एक ऐसी कंपनी में जाके जॉब करते हैं जो कि शराब बनाती है, तो फिर आप मुफ्तियान इकराम से पूछ लें कि क्या मुझे ऐसी कंपनी में जाके जॉब करनी है जो शराब बनाती हो और वहाँ मैं ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर पे काम करूँ। तो ये जो उसका जो शरई एस्पेक्ट है वो तो आप मुफ्तियान इकराम और उलमा इकराम से पूछेंगे, मगर जो उसका जो दुनियावी एस्पेक्ट है उस हिसाब से देखें, मेटावर्स एक टेक्नोलॉजी है और मैंने बताया कि अगर आप रिमोट सर्जरी उसके के जरिए से करें तो उससे फ़ायदा होगा ना, तो आप उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मगर अगर वही मेटावर्स में एक शराब की दुकान है या एक ऑनलाइन कंसर्ट हो रहा है बहुत ही गंदा किस्म का, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी शरई तौर पे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिर हम मुफ्तियान इकराम से पूछ लें। इसी तरीके से जो NFTs हैं, NFT का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करें। मगर अभी जो करंट जो हो रहा है NFTs बन के वो सारी चीज़ें, तो आप यही चीज़ आप मुफ्तियान इकराम को बताएंगे, वो आपको बता देंगे कि भाई NFT इस्तेमाल करना सही भी है कि नहीं है और ये अपने असल पर्पस से क्यों हट रही है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी हुक्म यही है कि हम मुफ्तियान इकराम से पूछ लें, वो हमें बता देंगे कि यार क्रिप्टो करेंसी जो है ना ये कहाँ यूज़ हो रही है, तो इससे बचा जाए। मगर एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इसमें कोर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, मिसाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, तो उनको तो हम सीख सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी जान सकते हैं। उसमें कोई कंप्यूटर साइंस को सीखने में, यानी कंप्यूटर साइंस से मना कोई नहीं कर रहा, आप कंप्यूटर साइंस को इंसानियत के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, भले के लिए इस्तेमाल करें। मगर ये जो गलत चीज़ें हैं उसकी एप्लीकेशंस हैं, उनसे बंदा मुफ्तियान इकराम से पूछ के फिर उसमें कदम डाले। बिल्कुल ठीक। हाँ सर, मतलब आपकी बातों से मुझे तो लग रहा है कि लाइक ये ऐसा ही है जैसे इंटरनेट का यूज़ है, आप उसको पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर सकते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट तो चलते हैं आपके साथ। और मेरा ख्याल वो तो आपकी पर्सनल चॉइस पे आएगा ज़्यादा कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं इन योर रियल लाइफ। जी, इसमें जो मेटावर्स है, मेटावर्स के मुतालिक तो जो मैंने मुफ्तियान इकराम से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मिसाल के तौर पे आप अगर अभी जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें वो रियल चीज़ सेंस नहीं आ रही। तो मेटावर्स के अंदर जब ये मीटिंग होगी तो और रियलिस्टिक चीज़ें अवतार आ जाएंगे और रियलिस्टिक हमें फिजिकल वो भी हो जाएगी। मगर जहाँ तक क्रिप्टो करेंसीज़ का ताल्लुक है तो मुफ्तियान इकराम उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं और उससे मना करते हैं कि उससे बचा जाए। ओके 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 ओके, चलें। तो आई थिंक दूसरा सेक्शन हमारा जो है कंप्लीट हो गया, तो अभी हम तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं।